लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में घमासान देखने को मिल रहा है। अभी बात करें देश की तो कई सारे जो नेता है उथल पुथल देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले TV9 में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका जी। जिस तरह से देखने को मिल रहा है आजकल उथल पुथल देखने को मिल रही है, बड़े नेता जो छोड़कर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे। मुझे लगता है कि अब भाजपा जो है अल्पसंख्यक हो गई है, कांग्रेस के लोग ही वहाँ ज़्यादा हो गए हैं। ये लोकतंत्र की हत्या होते हुए भी ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी हत्या हो रही है, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं अब वो ठेल दिए जाएंगे और कांग्रेस के लोग आके वहाँ मुख्य पृष्ठ पर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक तरफ मेरा ये साफ तौर पे मानना है कि इस तरह से खरीद फरोख्त से चुनाव या दबाव की राजनीति से चुनाव देश के लोकतंत्र को ख़त्म करता है, उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के अपने पतन का भी कारण बनेगा। क्योंकि जो लोग यहाँ से कांग्रेस से जा रहे हैं वो तो लीडर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बेचारे कार्यकर्ता मेहनत तो करते होंगे, लेकिन उन्हें कभी वो पद नहीं मिलेंगे जिनके कांग्रेस के लोग जो यहाँ से जा रहे हैं वो दावेदारी कर लेंगे। फिर एक बड़े नेता जो उनको या तो इस तरह की बड़े पद पर आने के बाद भी इस तरह की पार्टी को छोड़कर जाना, क्या लगता है आपको? कुछ खास नहीं, सिर्फ ये कि वो संघर्ष नहीं कर सकते। जब उन्हें पद मिला तो उसकी आदत पड़ गई। जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बने रहने की आदत पड़ गई है, तो सारे चैनल्स की तरफ से वो एक ही चीज़ चलवा रहे हैं। देश में कोई मुद्दा हो जाए लेकिन एक ही डिबेट होगा, कैसे 400 पार होगा, कैसे हर वोट पर पोलिंग पर 370 एक्स्ट्रा वोट पड़ेंगे। इससे ज़्यादा तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार वाली जो उनकी कहानी है और जो अहंकार है, इसी का जवाब इस बार लोकतंत्र देगा, और यही डर जो है उन्हें खाया जा रहा है। इसलिए हमारे नेताओं को वो अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, कुछ दिनों के बाद बहुसंख्यक कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग अल्पसंख्या में आ जाएंगे। हाल ही में चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उसका परिणाम देखा, परिणाम के बाद क्या सोचती है, क्या यह परिणाम लोकसभा पर पूरी तरह असर करेगा? नहीं, चुनाव का जो विधानसभा चुनाव का जो असर है वो लोकसभा पर असर नहीं करेगा। उसका कारण एक ये भी है कि मध्य प्रदेश के मानस ने, मैं मध्य प्रदेश के से आती हूँ तो उसके बारे में कहूँगी, वहाँ के जनमानस ने ये मन बना लिया था कि बदलाव होगा, और बदलाव नहीं हुआ। तो लोगों के अंदर ये असमंजस है कि हुआ कैसे। कई दर्जनों पत्रकार, बहुत सारे अनुभवी लोग वहाँ पर थे, चुनाव समझने वाले लोग थे। उसके बाद भी जब ऐसा हुआ है तो लोग भी उसकी पड़ताल अपने आप भी करते हैं, और लोगों के बीच में आप बातचीत सुनिए, काफ़ी लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। मैं ये मानती हूँ कि जो 19.5 लाख ईवीएम के गुमने का खेल है, उसका इससे क्या ताल्लुक है वो हमें पड़ताल करनी पड़ेगी, और हमें का अर्थ है सरकार को करवानी पड़ेगी। और जब तक वो नहीं होगी तो चुनाव को तो किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। राम मंदिर मुद्दा जो बहुत चल रहा है, और ये राम मंदिर मुद्दा कहीं कांग्रेस के लिए, इस जो भाजपा 400 प्लस की बात करी, क्या लगता है आपको इस पर? राम मंदिर का मुद्दा जो रहा है ये कहीं न कहीं नुकसान करेगा कांग्रेस को? नरेंद्र मोदी जी ने ये सोचा कि राम मंदिर के मुद्दे से वो चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले भी राम मंदिर का आंदोलन जब हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हारी थी, और अभी भी आप देखिए जिस तरह से बेरहमी से वो किसानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिस बेरहमी से उन्होंने हमारे देश की ओलंपिक विजेता कुश्ती पहलवानों का साथ नहीं दिया, उनके साथ अन्याय किया, तो जनता देखती है और समझती है। ये 400 पार का नारा केवल वो लगा सकता है जो इनऑर्गेनिक तरीके से चुनाव लड़ाएगा। अगर ये चुनाव पूरी निष्पक्षता से होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री की गलतियों पर भी उन्हें चुनौती और वार्निंग देने लगेगा, तब हम मानेंगे कि इस देश के चुनाव पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, और ऐसे में उनको बहुमत नहीं मिलेगा। इलेक्टोरल जो बॉन्ड था उसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कहीं न कहीं जिस तरह से जो फंडिंग की बात होती थी, उस फंडिंग को लेकर क्या लगता है आपको? ये एक तरह का रिश्वत देने का उन्होंने संवैधानिक तरीका अपनाने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह असंवैधानिक था। तो रिश्वत और इलीगल कमीशन खोरी जो लोग उनको देते हैं, अब अगर इसका लिंक, अगर हम बाद में जब ये उजागर हो जाएगा और उसका लिंक जब हम बिठाएंगे, तो आप पाएंगे कि जिन जिन लोगों को, जिन्होंने ज़्यादा चंदा दिया है, क्या उनको एक्स्ट्रा कहीं साइलोज तो नहीं मिल गए हैं, क्या उनको एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिल गया है, क्या उनको पोर्ट तो नहीं मिल गए, बंदरगाह तो नहीं मिल गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस पे कोर्ट का समय जाया करने के लिए बार बार इसमें कोई डिले करेगी और उन चीज़ों को उजागर ही नहीं करेगी। तो ये एक तरह से फिर से एक लोकतंत्र का अपमान है। अगर करेगी तो हम सबको देखने में आएगा कि लोकतंत्र किस तरह से उस चीज़ को पलट के उनको जवाब देगा। एक आपने कहा था प्रधानमंत्री मोदी है जो कायर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर इसलिए हैं कि उन्होंने चीन के अतिक्रमण के मुद्दे पर चीन के राष्ट्राध्यक्ष से बात नहीं की और चीन को क्लीन चिट दे दी और कहा ना कोई घुसा हुआ है ना कोई घुस आया है। इस तरह से चीन की और हिम्मत बढ़ गई और उसने आगे आगे आते हुए पेंगोंग त्सो पर भी और जहां हमारे मेजर शैतान सिंह जी की समाधि थी उन सब जगहों पर भी अपना कब्जा कर लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छुप कर बैठे रहते हैं। चीन के साथ व्यापार बढ़ रहा है, हमारे विदेश मंत्री कहते हैं वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसके ऊपर कैसे हमला करें। ये सारी चीजें मिलकर ये साबित करती हैं खुद ब खुद कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। 400 पार की बार भाजपा बात करी, कांग्रेस को क्या, आपको क्या लगता है आपके कितने पार होने वाली? हम लोगों के और उनके मुद्दों पर ही आस्था रखते हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ वो 1.5 लाख युवा हैं जो अग्निपथ में सिलेक्ट होकर बैठे थे लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। पूरे देशव्यापी स्तर पे हम उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जनता ही किसी को सत्ता तक पहुंचाती है, इसी तरह जनता ही अपने सरोकारों के कारण विपक्ष के साथ भी होगी। और हम इसलिए मानते हैं कि हमें कोई दावे करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा जनता के साथ खड़े हैं और जनता को जैसे ही ये समझ में आ जाएगा जनता हमारे साथ हो लेगी। लोकतंत्र ऐसा ही है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय पूरे देश में एक माहौल था, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े नेता की ओर से ऐसा कोई ट्वीट भी नहीं था और किसी एक बड़े नेता का ऐसा कोई बयान भी उसको राम मंदिर को लेकर नहीं था कि इस तरह के मंदिर को। मैंने उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कई कांग्रेस के ऐसे नेता देखे जो अयोध्या जी में दर्शन करने गए थे और उन्होंने ट्विटर पे भी और अपने सोशल मीडिया पर भी डाला है। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, बड़े नाम हैं वो, ऐसे लोग नहीं है जिनको मैं आप नज़रअंदाज कर दें। तो हम केवल उस दिन का राजनीतिक प्रोग्राम जिसमें हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को अलग रखा गया था सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी थी, हमारे रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनको भी अलग रखा गया था सिर्फ इसलिए कि वो एक और दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे किसी प्रोग्राम में, क्योंकि भगवान राम ने तो शबरी को भी अपने साथ रखा था और निषाद जी को भी अपने साथ रखा था, तो भगवान राम जब किसी के प्रति इस तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे में उन सभी जो लोग प्रतिष्ठित हैं और जो हमारे देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर हैं उनको वहां से हटा देना। और उसके साथ साथ सनातन धर्म के हमारे शंकराचार्यों ने भी ये कहा था अधूरा मंदिर है, राम नवमी के दिन क्यों नहीं होता। तो एक राजनैतिक कार्यक्रम का बहिष्कार जो हमने किया, उसके बाद और उसके पहले हम अयोध्या जी जाएंगे, जिसकी जैसी सुविधा होगी। हम सब राम के प्रति आस्थावान हैं। प्रमोद कृष्णन ने अपना बयान जारी कर कहा था कि राम मंदिर दर्शन करने गए इसलिए उनको निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। सभी जानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन को क्यों निष्कासित किया गया, इसमें कुछ नया नहीं है। उनके लगातार पिछले 3 सालों के बयान देखिए आप। वो कहते तो थे कि वो कांग्रेस में हैं लेकिन वो पूरे सांप्रदायिक बयान देते रहे हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जा भी रहा है और उन्होंने अभी ये कहा है, जैसे उन्होंने राजीव गांधी जी को वचन दिया था कि वो आजन्म कांग्रेस में रहेंगे, इसी तरह उन्होंने एक वचन दे दिया अब मैं आजन्म मोदी जी के साथ रहूँगा। तो आप बस थाली का बैंगन देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनका एक से एक बढ़कर जो सवाल थे उनके जवाब मिले हैं। कहना है कि जो जनता का आदेश होगा लोकसभा चुनाव में वह सर्वोपरि होगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।